अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ जनरल साइंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके 2 मेजर टॉपिक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए अब तक। आप लोगों ने बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, और आप लोगों ने देखा है कि जो मेजर एलिमेंट्स है जो आपकी लाइफ में और जो दूसरे जानदारों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनमें आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में डिटेल से देखा है। इसके साथ साथ आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर। ठीक है, तो वाटर वाला ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसे याद करना है। वाटर आप लोगों को पता है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरी अर्थ पे। अगर आप अर्थ की जो है वो 5 पार्ट्स करें, यानी 4/5 पार्ट जो है वो वाटर है, 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स वाटर है और 1 पार्ट जो है वो ड्राई लैंड है। वाटर किस फॉर्म में हो सकता है? वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में, जैसे सी हो गए, ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल होगा। इसके अलावा वाटर की एक और केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ये तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है नेचुरली। जैसे अक्सर कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड ही फॉर्म में होते हैं, उसको आप खुद से जो है वो मेल्ट करते हैं, या कुछ जो है वो कंपाउंड्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसे आप सॉलिडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा जो है वो केमिकल कंपाउंड है जो नेचुरली आपको तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है। स्टेट क्या होती है? कि आप लोगों को पता है कि मैटर जो है वो 3 शक्लों में, 3 हालतों में पाया जाता है, या तो वो सॉलिड होता है, या लिक्विड, या फिर गैस। तो वाटर तीनों स्टेट्स में हमें अवेलेबल होता है। लिक्विड फॉर्म में आपको पता है कि वाटर बॉडीज़ की फॉर्म में, जिसमें आप लोगों के पास आ जाते हैं सी, ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स वगैरह। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में आइसबर्ग और ग्लेशियर्स वगैरह की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और इसके साथ साथ गैस फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका रोल देखें तो आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, लेबोरेटरीज़ में, और आपका कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है लाइफ का जिसमें आप लोग वाटर ना यूज़ करते हों। और अगर आप ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपकी कंपोजिशन जो है उसमें भी जो है वो मोस्ट जो पार्ट है आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स का, वो वाटर पे ही कंसिस्ट करता है। अब आप लोगों को नीचे एक चार्ट दिया गया जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें वाटर की कंपोजिशन कितनी कितनी प्रेजेंट है। सबसे पहले देखें, टोमेटोज़ में इन्होंने दिया 95% बाय मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। मिल्क में 87% जो है वो वाटर है, ऑरेंजेस में 86%, एप्पल्स में 84%, पोटैटोज़ में 76। आपने ये वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है, MCQs के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ सकते हैं। बोन्स में जो है वो 72% वाटर है, किडनीज़ में 82%, ब्लड में 90% और एग में 75% जो है वो वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है। हम लोग देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर इज़ अ क्लियर, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। क्या है? क्लियर है यानी ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस कोई इसका कलर नहीं है, ऑर्डरलेस कोई किसी किस्म की इसमें स्मेल नहीं पाई जाती। ठीक है, ये प्योर वाटर की बात की जा रही है। ये ना हो कि आपको लगे कि आपने कहीं पे जो है वो इम्प्योर वाटर देखा है और आपके उसमें तो कलर भी था, उसमें तो टेस्ट भी था, स्मेल भी थी। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, जो नेचुरली हमें अवेलेबल होता है, वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। इट हैज़ नॉर्मल लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे आके कोई भी चीज़ जमती है, फ्रीज होती है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। वो कितना है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस भी चीज़ पे आके कोई चीज़ बॉयल होती है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होगा तो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा और 100 डिग्रीज पे वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर इंडिकेटिंग दैट आइस इज़ लाइटर देन द वाटर। अब अगर आप कभी देखें कि तो कभी आपने कभी वाटर बॉडीज़ में देखा हो कि ऊपर वाली जो सतह है वो जमी हुई होती है, बर्फ़ जम चुकी होती है, और वो बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। तो आइस की फ्लोट करने की वजह क्या है? कि आइस का जो वेट है वो वाटर की वेट से लेस है। लेस होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से वो ऊपर फ्लोट करते रहता है। इन अदर वर्ड्स, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं इसकी जो कसाफत है, यानी आप वेट के सेंस में इसको ले सकते हैं, वो जो है वो वाटर से कम है। ठीक है, हल्का होने की वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। एज द टेम्परेचर ऑफ द आइस राइजेज, द आइस मेल्ट्स एंड डेंसिटी इंक्रीजेज। उन्होंने कहा कि जैसे ही आइस का टेम्परेचर आप बढ़ाना शुरू करते हैं, आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और उसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। यानी जब वो जमा हुआ होता है, आइस की फॉर्म में है, तो उसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, लिक्विड बनना शुरू हो रहा होगा, तो उसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री इज समवेयर बिटवीन 0.990 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर and 1.000 gram per cubic centimeter, while the density of ice at 0 degree is of the order 0.918
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या मतलब इस लाइन का कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वाटर की डेंसिटी देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0.9 से लेके 1 जो है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के दरमियान। और अगर आप आइस की देखते हैं 0 डिग्री पे ही, यानी टेम्परेचर दोनों कंडीशन में आपने फिक्स रखा, ठीक है, 0 डिग्री पे आप दोनों को देख रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी देखें और उसके बाद आइस की डेंसिटी दी हुई है 0.918, यानी डेंसिटी जो है वो आइस की थोड़ी सी कम है। Therefore, there is a considerable increase in the volume when the liquid changes to solid at 0 डिग्री सेल्सियस। होता क्या है कि जब भी लिक्विड जो है वो फ्रीज़ हो रहा होता है, स्पेशली ये वाटर के जो है वो केस में हम बात कर रहे हैं, हर लिक्विड का और हर जो केमिकल कंपाउंड है उसका नेचर जो है वो सेम नहीं है। वाटर का एक पिक्यूलियर बिहेवियर होता है और वो सबसे डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप इसे फ्रीज़ करते हैं, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाता है, यानी बर्फ़ फैलना शुरू हो जाती है। आप कभी इसको खुद से प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप वाटर जो है वो थोड़ा सा 1 घूंट कम फिल करके वाटर बॉटल जो है फ्रीज़र में रखें, उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो वो बिल्कुल एंड तक जो है वो फुल होगी, यानी जब वो बर्फ़ बनेगी तो वो बिल्कुल मुंह तक आ चुकी होगी। तो ये चीज़ साबित करती है कि जब आप लोग वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करता है, वो एक्सपैंड करती है। दिस इज़ बिकॉज डैट वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस टाइटली पैक्ड आर ऑफ द ग्रेटर डेंसिटीज इन आइस दैन इन द लिक्विड वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है वाटर मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो लेस टाइटली पैक होते हैं आइस में एज़ कम्पेयर टू वाटर, लिक्विड वाटर, ठीक है। लिक्विड वाटर में जो है वो मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, टाइटली पैक्ड हैं, और फ्रीज़ करने पे बजाय वो क्लोज आ जाएं, जैसे एज अ रूल आप लोग देखते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन वाटर के केस में थोड़ा सा इसका बिहेवियर चेंज है कि जब वो फ्रीज़ करता है तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है? 4 डिग्री पे। द फैक्ट दैट द वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री इज क्वाइट कंट्रेरी टू द बिहेवियर ऑफ द मैनी अदर लिक्विड। उन्होंने कहा है कि जो वाटर का बिहेवियर है कि वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कूल डाउन करने पे फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, वो काफ़ी मतलब डिफरेंट है बाकी लिक्विड्स के मुकाबले में। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स नेचर टू प्रिजर्व द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स इन द वाटर इन द कंट्रीज वेयर फ्रीजिंग ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर। उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि आपकी फ़िश और बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आबी हयात है, वो सर्दी के मौसम में भी और उन एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पहुँच जाता है, वहाँ भी वो सर्वाइव कर जाती हैं, उनकी डेथ नहीं होती। आगे उन्होंने इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ कि क्यों नहीं होती, क्या इसकी रीज़न है। व्हेन कूलिंग ऑफ द वाटर स्टार्ट्स एज विंटर अप्रोचेज द डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम। उन्होंने कहा जब आप वाटर को कूल डाउन करना शुरू करते हैं, पानी ठंडा होना शुरू होता है, जैसे ही विंटर आता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस पर आके वो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो उसकी हो जाती है। उसके बाद देखें डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, किस टेम्परेचर पे आके उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यानी आप लोग जब भी वाटर को कूल डाउन करना शुरू करेंगे, आप उसे फ्रीज़ करेंगे तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक कि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाता। Thus water is heavier at 4 डिग्री and sinks to its bottom। अब क्या होगा जब 4 डिग्री पे वाटर का टेम्परेचर पहुंचेगा, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होने से उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो एकदम से जो है वो बॉटम की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा, वजनी होने की वजह से वो नीचे की तरफ बैठेगा। फर्दर कूलिंग cools down the surface layer below 4 degree and since the density of water now is lower than the water at the 4 degree stays at the top and frozen to the solid ice while liquid below remains 4 degree। अब क्या होगा जब वो ठंडा पानी जो वजनी हो गया था 4 डिग्री पे, वो नीचे बैठ गया और ऊपर वाली लेयर जो है वो अपनी टेम्परेचर मजीद गिरता जा रहा है उस एरिया में जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी लो, फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो चला जाता है टेम्परेचर। अब ऊपर वाली लेयर जमना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है जो नीचे बैठ चुकी है वो फ्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो वो 4 डिग्री पे उसका टेम्परेचर रहेगा। यही वजह है कि 4 डिग्री टेम्परेचर रहने की वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो उसके अंदर सर्वाइव कर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए द सॉल्युबल एयर प्रेजेंट इन द वाटर बिलो द आइस हेल्प्स एनिमल्स टू ब्रीथ एंड दस दिस स्पेंड अ नाइस विंटर अंडर अ थिक ब्लैंकेट ऑफ आइस। अब जो सॉल्युबल एयर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो जो है वो उस ऑक्सीजन को बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसको यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए से वो सांस लेंगे और इस तरह से अपना जो विंटर है वो बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड कर लेंगे। लेकिन ऊपर जो है वो अगर चाहे आइस भी फ्रीज़ हुई है, जो नीचे वाला पार्ट है जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी 4 डिग्री पे आने के बाद, वो उसका टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहेगा और उसके अंदर जो डिज़ोल्व एयर है उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप लोग, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं?
One of the most interesting thing about the water is that it dissolves a variety of substances. सबसे ज़्यादा जो यूनिक प्रॉपर्टी वाटर की जिसकी वजह से हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं वो ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. It is therefore extensively used as a solvent in the industrial chemical processes and also many chemical reactions are carried out in it. इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. बहुत से केमिकल प्रोसेसेस जो है वो वाटर में करवाए जाते हैं. ठीक है, तो वाटर की ज़्यादा सोलेबिलिटी होने की वजह से नेचर में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, ऐसा केमिकल नहीं है जो अपने अंदर चीज़ों को मैक्सिमम अमाउंट में चीज़ों को जो है वो डिसॉल्व कर सके. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड जो डिसॉल्व होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में होते हैं. द सोलेबिलिटीज ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अब जब हम वाटर के अंदर सॉलिड चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं तो वो उनकी जो सोलेबिलिटी है यानी उनके अंदर हल होने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो शुगर की जो है वो 2 स्पून लिए हैं और आपने उसको एक कप ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है. वो डिसॉल्व हो गया, आपने मज़ीद उसमें ऐड किया, वो डिसॉल्व नहीं हो रही, आप उसे हीटअप करना शुरू कर दें. जब आप उसे हीटअप करेंगे तो जो थोड़ी बहुत अनडिसॉल्व थी वो भी डिसॉल्व हो जाएगी. तो इससे मतलब साबित होगा कि जो सॉलिड्स हैं उनकी सोलेबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है. डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सोलेबिलिटीज़ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. और हर एक सोल्यूट की जो सोलेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी. यानी अगर चीनी जितने टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो रही है, जितनी डिसॉल्व हो रही है, सॉल्ट का उससे जो है वो डिफरेंट होगा. इस तरह से हर तरह का सोल्यूट जो डिसॉल्व किया जा रहा है उसकी जो सोलेबिलिटी है यानी हल होने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होगी और डिफरेंट टेम्परेचर पे वो डिफरेंट वैल्यूज़ शो करेगी. फॉर एग्जाम्पल at 50 degrees Celsius 100 gram of water will dissolve 84 gram of potassium nitrate but only 33 gram of copper. अगर आप लोग जो है वो टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस जो लाइन आपने अभी पढ़ी है उसमें 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर फिक्स है और वाटर के जो अंदर है वाटर हमने ले लिया 100 ग्राम. अब इसके अंदर हम लोग 2 डिफरेंट चीज़ों को डिसॉल्व कर रहे हैं, एक है पोटेशियम नाइट्रेट और एक है कॉपर सल्फेट. अब जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो 84 ग्राम जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. यानी सेम टेम्परेचर था, सेम अमाउंट वाटर की हमने यूज़ किया है, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिसॉल्व हो जाएगा 84 ग्राम और जो कॉपर सल्फेट है वो 33 ग्राम जो है वो डिसॉल्व होगा. ठीक है, तो दोनों की सोलेबिलिटी डिफरेंट है. बिसाइड्स दीज ऑल गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट. इसके अलावा कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि वाटर के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में हल्की सी होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच गैसेस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये गैसेस जो है वो वाटर के अंदर थोड़ा बहुत हल होती हैं. इन जनरल द सोलेबिलिटीज ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. अब आप देखिए ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि जब आप लोग गैसेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी सोलेबिलिटी इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ करती है. यानी आपने सॉलिड में पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़्यादा सॉलिड जो है वो हल पजीर होता है, जबकि गैसेस का मामला इससे उल्टा है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा उतनी ज़्यादा सोलेबिलिटी उसकी डिक्रीज़ करेगी. वाटर इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस. इसके अलावा वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हम बाकी प्रोसेसेस में कह रहे हैं, जैसे हम लोग उसे लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहे हैं या घरों में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेसेस करवा रहे हैं. लेकिन अगर आप जानदारों की बॉडी में देखें तो सबसे ज़्यादा जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, जानदारों की बॉडी में होने वाले, लिविंग थिंग्स की बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, वो भी सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर के अंदर टेक प्लेस होती हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न करना है. एक एक लाइन आपने याद करनी है. ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी रिमाइंड करवाया था कि बोर्ड में आपको किसी भी लाइन में से कोई MCQs, कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है. तो इसलिए आप लोग ये सारा याद करें और इसको जो है वो लिख की कोशिश करें कि आप याद करें. यानी याद जब भी करें उसके बाद उसको लिखें. 2 to 3 टाइम्स जो है वो आप इसे ज़ुबानी लिख के याद करें. अल्लाह हाफिज़.